गुड मॉर्निंग। हम पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम थर्मो पढ़ रहे थे। थर्मो में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? देखो, हम एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। थर्मो में जब अपन स्टार्ट किया था तो हमने थर्मो के बारे में ये समझा कि ये किसी सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। ऐसा कुछ होता है, ठीक है। किसका अध्ययन करते हैं? किसी भी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन, उनमें ऊर्जा के रूप में। किसका? ऊर्जा का परिवर्तन किस में पढ़ रहे थे अपन? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें फिर हमारे को क्या जरूरत पड़ी थी कि भाई सिस्टम, सबसे पहले हमारे पास सिस्टम ही आया था जिसको हमने अध्ययन के लिए चुना था। इसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़े थे? कितने टाइप के सिस्टम होते हैं? तो हमने पढ़ लिए थे 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इन सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जो 2 टाइप की थी, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, ठीक है। इसके भी अपन एग्जाम्पल वगैरह पूरे कर लिए थे। इसके बाद में इसका क्या पढ़ा था? फंक्शन। तो ये भी कितने थे? स्टेट और पाथ, 2 टाइप के थे। ये हो गया था। इसके बाद में यहाँ ख़त्म होने के बाद अपन ने पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या पढ़े थे? इक्विलिब्रियम 3 टाइप के थे उसमें, मैकेनिकल था और टेम्परेचर पे था, साम्य था, तापीय साम्य, और एक मैकेनिकल हो गया, एक वो हो गया था केमिकल। 3 टाइप के साम्य पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने इसी सिस्टम के लिए हमने क्या पढ़े थे? प्रोसेस पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रोसेस। कितने टाइप के पढ़े थे? आइसोथर्मल, आइसोलेटेड या एडियाबेटिक, या आइसोबारिक या आइसोकोरिक, ठीक है। और रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और आइसोएंथैल्पिक, ऐसा कुछ। सबका क्या था? किसी में टी कांस्टेंट, किसी में कुछ, और एक साइक्लिक भी पढ़ा था, साइक्लिक। ये हमने प्रोसेस पढ़ लिए थे। ये यहाँ तक हमारा हुआ था। फिर हम इस प्रोसेस से हमने वर्क निकाला था, ठीक है। वर्क भी निकाल लिया था, मैक्सिमम कहाँ आ रहा था, मिनिमम कहाँ आ रहा था। वो निकालने के बाद हम कहाँ चले थे? जूल थॉमसन निकाला था हमने, जूल थॉमसन इफेक्ट भी पढ़ा था, ठीक है। म्यू जे टी इज इक्वल टू डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एच, एंथैल्पी, ये पढ़ा था ना। गैसों के ठंडे होने का प्रभाव, शीतलन का, ये भी पढ़ लिया था। इसके बाद में हम कहाँ गए थे भाई? जूल थॉमसन वगैरह। ये फर्स्ट चैप्टर की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि अपन अब सेकंड में और क्या क्या आएगा। और फर्स्ट चैप्टर में और क्या क्या था? इसमें हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था। क्या था? ऊर्जा का संरक्षण का नियम था, जो लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन नियम। जो इसमें क्या था कि डी ई बराबर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ऐसा ही तो था, या डेल्टा ई बराबर डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, ऐसा भी कुछ था। ये फर्स्ट लॉ यहाँ पढ़ा था। और क्या पढ़े थे? फिर अपन ने इसके बाद इसी के अंदर हमने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी थी। जिस पे अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर? भाई हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टाइप क्या क्या था? हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, बॉन्ड एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, और हेस लॉ, लेवाजियर्स लॉ, और एक पढ़ा था किरचॉफ इक्वेशन, ठीक है, जो टेम्परेचर के साथ हीट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन दे रही थी। ये टोटल जो भी हीट एक में हो चेंज, और उसको अगर पदों में चेंज करें तो जो पदों का जितने भी पद में हो रहा है उन सबका सम क्या होता है? उसके इक्वली होता था। ये था, ये सारा पढ़ा था यहाँ तक थर्मोकेमिस्ट्री। अब ठीक है, अब हमने
अब हम ये मेजर मान के चलते हैं कि हमने जितना भी फर्स्ट चैप्टर में जो भी पढ़ा था वो फर्स्ट लॉ पे ही था, ठीक है, फर्स्ट लॉ पे पढ़ लिया था। फर्स्ट लॉ के बारे में आपको क्या पता था? फर्स्ट लॉ के बारे में अगर अपन को पता है तो क्या है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ना ही उसको बनाया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम था, ये फर्स्ट लॉ बोलता था। अब अपन उसी के आगे सेकंड पढ़ेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट सेकंड। थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट सेकंड में क्या था, इसमें क्या क्या पढ़ना है तो अपन देख लेते हैं। इसमें पढ़ना क्या क्या है। SLOT, स्लोट मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या पढ़ेंगे? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस सेकेंड लॉ में और क्या पढ़ेंगे? एक हम पढ़ेंगे कार्नोट इंजन, ठीक है। एक हम इसमें पढ़ेंगे क्लासियस इक्वेशन, नन्स हीट थ्योरम और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या क्या पढ़ रहे हैं हम? और कुछ ऐसा जो इसमें पढ़ा है। ये जो स्लोट जो आया इसमें हम एंट्रोपी का टेम्परेचर, प्रेशर, गिब्स एनर्जी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, इन सब में रिलेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो सेकंड चैप्टर आया है, सेकंड चैप्टर में अपन है ना ज़्यादातर एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे। एंट्रोपी क्या चीज़ है, ये एंट्रोपी वर्ड क्या है, एंट्रोपी का मतलब क्या है, ये सेकंड लॉ क्या है, ये सब अब हम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स का सेकंड चैप्टर। तो ये सेकंड चैप्टर सेकंड लॉ से स्टार्ट होगा। अब जब सेकंड लॉ की बात आई तो भाई सेकंड लॉ क्यों आया? सबसे पहली बात आ गई थी सेकंड लॉ क्यों ले रहे हैं हम, सेकंड लॉ का मतलब क्या है, सेकंड लॉ क्या है। भाई आपको मैंने फर्स्ट लॉ भी बताया था, वापस रिकॉल कराया कि भाई ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। इसने क्या था कि इसने अपने नियम में कुछ चीज़ें बताई। उन नियम में क्या बताया तो उसमें से उनके पास कुछ चीज़ें ये खुद को समझा नहीं पाया था। क्या नहीं समझा पाया था? कुछ बातें ये अपने नियम से समझा नहीं पाया था। वो थी आपका जो भी प्रक्रम है किस दिशा में संपन्न होता है, ये सवाल जब फर्स्ट लॉ से पूछा गया था। किससे पूछा गया था? फर्स्ट लॉ से, कि भाई जो भी आपका प्रक्रम है, जो आपने प्रोसेस अपनाया, वो प्रोसेस आपके कौन से डायरेक्शन में जा रहा होगा, क्या आप बता सकते हैं? तो फर्स्ट लॉ भैया बोले कि ऐसा बस चल रहा है, मुझे नहीं पता किधर चल रहा है। तो मतलब इनको दिशा का ज्ञान नहीं था। किसके? प्रक्रम के दिशा का ज्ञान नहीं था कि कौन सी दिशा में जाएगा। अग्र और पश्च दोनों हो सकता है क्या? फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हुआ तो कि कौन सी दिशा से प्रारंभ हुआ है? तो मेनली इनको दिशा का ज्ञान नहीं था, ठीक है। ये इनका पहला सवाल आया जिनका ये जवाब दे नहीं पाए। फिर एक और भैया है, साइंटिस्ट भैया कोई, उन्होंने कहा कि आप बात क्या कर रहे हो, ऊर्जा संरक्षण की बात कर रहे हो, ठीक है। आप बात कर रहे हो ऊर्जा की, मतलब आप एनर्जी की बातें कर रहे हो। भाई आप बताओ, आप सिस्टम 1 से सिस्टम 2 तक गए तो आपके पास जो भी एनर्जी थी ई, जिस भी रूप में रही होगी, क्यू में रही होगी, एच में रही होगी, मतलब हीट में रही होगी, एंथैल्पी में रही होगी, जिसमें भी रही आपकी एनर्जी, वो एनर्जी यहाँ से यहाँ लाए गए। यहाँ से ये आने में कार्य जो हुआ, जो हुआ, क्या वह पूर्णतः ऊर्जा का प्रयोग कर पाया?
कर पाया या नहीं। क्या बोला, मतलब आप सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में जा रहे हैं, ठीक है, सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में जा रहे हैं, तब आपकी जो भी एनर्जी थी वो एनर्जी आपकी किस में काम आएगी, कार्य में, मतलब उसमें बदलने में, तो उसका वर्क होगा। वो सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में जा रहा है, जो भी एनर्जी उसके लिए थी वो किस में काम आ रही है, अब अपने वर्क में, वो वर्क का फॉर्म हो गया। क्या जो वर्क का जो हीट थी वो कंप्लीटली वर्क में चेंज हुई है क्या, ये इनसे पूछा गया। तो फिर इनके पास जवाब नहीं कि भाई जो भी कार्य है वो पूर्णतः काम में आया है कि नहीं आया है, वो जो भी ऊर्जा थी वो पूर्णतः काम आई है कि नहीं आई है कार्य में, इसका जवाब भी इनके पास नहीं था। ठीक है, ये जवाब भी इनके पास नहीं था। मतलब किस किस का जवाब नहीं था इनके पास। अब फर्स्ट लॉ के पास छोटी सी बात करें तो फर्स्ट लॉ के पास दो बातों के जवाब नहीं थे। किसका, फर्स्ट था डायरेक्शन का, और सेकंड किसका था, वर्क का। किसी भी प्रोसेस के लिए डायरेक्शन और वर्क कंप्लीटली चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, ये नहीं था। तो इन दो के लिए फिर जरूरत पड़ी इसकी, सेकंड लॉ की। किसकी पड़ी, सेकंड लॉ की। अब ऐसा है सेकंड लॉ के बारे में, भाई जरूरत तो इसकी पड़ गई, ये इनके बारे में बताएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। पर दिक्कत यहाँ पे भी थी, एक ही थी कि क्या ये एक परिभाषा में बांधा जा सकता था, एक परिभाषा में परिभाषित किया जा सकता था क्या। तो एक भाषा में, एक परिभाषा में इसको परिभाषित किया जा सकता था क्या। तो फिर बात आ गई थी कि नहीं, इसको फिर से एक परिभाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अब इसके लिए कई जने आएंगे, ठीक है। हालांकि अब ये बताएगा किसके, इन्हीं वर्क और डायरेक्शन के बारे में, तो ये इसी के लिए तो इनका काम आएगा। तो ये वर्क के लिए अच्छी बात बताएगा कि भाई जो आपकी एनर्जी जो थी, जो भी आपकी उस सिस्टम की एनर्जी थी, वो सिस्टम 2 में जब गई तो वो एनर्जी जब चेंज हुई, चेंज इन एनर्जी था, तो जो उसका कंप्लीट वर्क था वो जितनी एनर्जी माना एक्स एनर्जी थी, और यहाँ जाके ये वाई में चेंज हुआ, तो यहाँ से यहाँ जब चेंज हुआ तो जितनी एनर्जी थी उतना ही वर्क मिला क्या, जितनी एनर्जी थी उतना ही वर्क मिला क्या। तो ये बताएगा नहीं मिलता है सर। क्या, सेकंड लॉ यही बताता है कि सर वो वर्क नहीं मिलता है, जितना आप सोच रहे हो उतना वर्क, जितनी एनर्जी आपने दी है उतनी एनर्जी से वो सिस्टम तो चला जाएगा उसमें, पर वो एनर्जी, जितनी एनर्जी थी उससे उतना ही वर्क नहीं मिला। एक्स एनर्जी थी तो इससे एक्स वर्क ही मिलना चाहिए था, एक्स एनर्जी से एक्स वर्क ही मिलना चाहिए था, पर ये नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम बेसिक समझ जाएं पहले कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो एनर्जी कहीं और खर्च हुई होगी, ठीक है, वो एनर्जी कहीं और खर्च हुई होगी, इसका मतलब तभी तो वो कंप्लीट वर्क में चेंज नहीं हुई है, वो एनर्जी कहीं और खर्च हुई है। अब यहां से बात आई है कहीं और खर्च हो चुकी है, कहाँ हो चुकी है, उसी के लिए सेकंड लॉ में एक टर्म राइज हुई थी, एंट्रोपी। क्या आई थी, एंट्रोपी। ये एंट्रोपी क्या बता रहा था, ये बता रहा था तंत्र की यादृच्छिकता। क्या बता रहा था, तंत्र की यादृच्छिकता। एंट्रोपी एक टर्म राइज हुई थी, वो ऐसा कह रहा था कि भैया जो भी आप काम करते हो या जो भी आपकी एनर्जी थी, जितनी आपकी एनर्जी थी, माना मैं सुबह 100 किलो एनर्जी से उठा, ठीक है, 100 किलो कैलोरी एनर्जी से उठा, मैंने सोचा कि मैं आज हल जोत दूंगा, ये कर दूंगा, खेत में सारे ये काम कर दूंगा। पर जैसे ही मैं वहाँ जाता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं खेत में जाता हूँ, क्या पाता हूँ, अरे यार, अगर मेरे पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में तो क्या कहते हैं,
ऑयल नहीं है, ऑयल नहीं है। तो अब मेरे पास तो मेरी एनर्जी तो पूरी है। अगर मेरे पास ट्रैक्टर होता, ठीक है, मैं इस पर जाता, मेरा खेत जोतने में कितना, 1 घंटा लगता, ठीक है, और काम भी होता और कंप्लीट एनर्जी बर्न होती, पर वर्क भी उतना मिलता। इसमें से कितनी एनर्जी बर्न होती वो थी। पर अब मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है, तो अब मेरे पास क्या है भैया, बैल है। कौन है, बैल भैया है। अब बैल भैया है, मेरे पास ये एनर्जी है। जो काम मैं ट्रैक्टर से 1 घंटे में कर सकता है वो क्या बैल भैया के साथ कर पाऊंगा? क्यों? क्योंकि ये खुद भी थक जाते हैं, इनको भी रेस्ट चाहिए। तो अब मेरी एनर्जी और वर्क की एफिशिएंसी में फ़र्क आ गया ना। एनर्जी खूब है क्योंकि एनर्जी अब कंज्यूम भी ज़्यादा होगी। क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम भी ज़्यादा होगी और वर्क स्लो होगा। यहाँ मेरी एनर्जी, ट्रैक्टर होता तो मेरी एनर्जी कंज्यूम ज़रूर होती, पर मेरा वर्क जल्दी मिलता, मेरे को वर्क जल्दी मिलता, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी भी कंज्यूम ज़्यादा हो रही है और वर्क भी स्लो मिल रहा है। कंप्लीट वर्क में पूरा चेंज भी नहीं हो रहा है। मतलब इसका मतलब यहाँ से हमने क्या सीखा, एक चीज़ सिंपल सी सीखी कि भैया आपके कुछ ना कुछ बाधाएं आती है। मतलब अब ये जैसे सिस्टम है, ये अब सिस्टम जैसे ही काम करने लगा तो पता चला कि इस सिस्टम की जो दीवारें थी, वो जो भी इसके अंदर सब्सटेंस था, जो भी इसका सब्सटेंस था, उस पर अपोजिट फोर्स कर रहा था, अपोजिट फोर्स कर रहा था। किसका? ये जो भी इसके पास जो भी एनर्जी थी, उस एनर्जी से जो भी ये काम करना चाह रहा था, उसका अपोजिट इसका ये दीवारें इस पर फोर्स लगा रही थी, जिसकी वजह से जितना काम इसको करना चाहिए था उतना काम उस एनर्जी से ये कर नहीं पाया। आधी एनर्जी कहाँ खर्च हो गई? इस अपोजिट फोर्स को रोकने के लिए। इस अपोजिट फोर्स को रोकने के लिए कुछ एनर्जी खर्च हो गई, जिसकी वजह से वर्क कंप्लीट नहीं मिला। तो जो खर्च हो गई एनर्जी, जो एनर्जी खर्च हो गई वही यहाँ चल जाती है एंट्रोपी में। कहाँ चल जाती है? जो एनर्जी खर्च हो गई, जो खर्च हो गई वो तो वर्क में कंप्लीट होगी नहीं। वर्क में तो अब जो बची हुई एनर्जी है, मतलब Q नोट में से Q खर्च होने पर वर्क बचा, ठीक है। भाई Q नोट एनर्जी में से Q एनर्जी उस पात्र या जो भी था उस सिस्टम के लिए ही खर्च हो गई, उस सिस्टम से अपोज, उससे लड़ने में ही खर्च हो गई। वही तो उसका वर्क होगा। फिर जो बचा है एनर्जी वही तो उसकी वर्क होगी। वो उसी एनर्जी से तो वर्क कर पाएगा, बाकी से नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कंप्लीट एनर्जी कंप्लीट वर्क में तो चेंज नहीं हो पाएगी, और जो नहीं हो पाएगी, जो बच गई, वो कहाँ चल जाएगी? एंट्रोपी कहलाएगी। वही उसकी एंट्रोपी कहलाएगी। रैंडमनेस क्या है? एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब इधर उधर के बल और लग जाते हैं, घर्षण हो जाता है, दाब बढ़ जाता है, प्रेशर, और या फिर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। तो गैस, अब जैसे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा गैस को फैल जाएगी। अब जो गैस को काम करना था वो गैस काम नहीं कर पा रही है, कम करेगी तो दिक्कत ही हो जाएगी। इसीलिए एंट्रोपी का मतलब क्या है? यादृच्छिकता। किसी तंत्र में यादृच्छिकता पाई जाती है। और अपने यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? अपने यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्स में जो भी कार्य हो रहे हैं, क्या हो रहा है? जो भी कार्य हो रहे हैं या जो भी ऊर्जाएं हैं, जो ऊर्जाएं कार्य में परिवर्तित होनी है वो पूर्णतः नहीं हो पा रही, क्योंकि उसके साथ एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है। मतलब जितना उस ऊर्जा से काम होने वाला था उसमें से कुछ ऊर्जा खर्च हो रही है उस काम को करने के लिए। करना तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, करने के लिए ही पहले, मतलब करना है उससे पहले ही आधी एनर्जी उसमें खर्च हो चुकी है। काम स्टार्ट होगा तब तो एनर्जी और ज़्यादा खर्च होगी। काम तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, सोचा उसी में खर्च हो गई, इसीलिए वो एंट्रोपी है। ठीक है, एंट्रोपी वर्ड समझ आया? सेकंड लॉ में यही है। सेकंड लॉ के स्टेटमेंट आपको मतलब किसी एक के नहीं मिलेंगे, ठीक है, किसी एक का नहीं मिलेगा, पर हाँ ऐसा है कि इसके बारे में थोड़ा बहुत कहा जा सकता है, सही कुछ सेकंड लॉ के बारे में। क्या है? सेकंड लॉ के बारे में कुछ तो कहा जा सकता है। तो
अभी तक तो सेकंड लॉ के बारे में मैंने क्या कहा है, एक टर्म ली है मैंने एंट्रोपी, ठीक है, और वो यूनिवर्स की कंटिन्यू क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कंप्लीट एनर्जी कंप्लीट वर्क में या टोटल वर्क में चेंज नहीं होगी, ठीक है। यही था एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आएगी जिसके बारे में पढ़ना बाद में, पर अभी यहाँ से देखेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में। इसका भी इंट्रो ले लेते हैं। स्वतः अस्वतः, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या है? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या मतलब हुआ? स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ? ऐसे प्रक्रम जिनको किसी बाह्य बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकता, ऐसे प्रक्रम जिनको पूर्ण होने के लिए किसी, या लिख लो, जिनको पूर्ण होने या स्टार्ट होने, प्रारंभ होने के लिए, पूर्ण की जगह प्रारंभ लिखो, प्रारंभ होने के लिए, ऐसे प्रक्रम जिनको प्रारंभ होने के लिए किसी बाह्य बल या कार्य या ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। क्या? ऐसे प्रक्रम जिनको प्रारंभ होने के लिए किसी भी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती। बाह्य कारक जैसे कि बल हो गया, ऊर्जा हो गई, या कोई कार्य हो गया, उनकी आवश्यकता नहीं होती है। वह प्रक्रम कैसे होते हैं? स्वतः होते हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होते हैं, अपने आप चलते हैं। वहीं नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे होते हैं? ऐसे प्रक्रम जिनको प्रारंभ करने के लिए किसी बाह्य कारक की आवश्यकता, किसी बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, किसी बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, वह अस्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अस्वतः प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। इसका मतलब क्या? स्पॉन्टेनियस कैसे होते हैं? जितने भी प्राकृतिक प्रक्रम हैं, मतलब जो नेचुरल प्रोसेस हैं जितने भी, स्पॉन्टेनियस में कौन आएगा? स्पॉन्टेनियस में कौन आएगा? जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, प्राकृतिक प्रक्रम है, वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस ये मैन मेड होते हैं, मानव जनित या फिर कृत्रिम, कुछ भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल। मतलब इनके लिए ऐसा जो सिस्टम, इनके लिए हमें काम करना पड़ेगा, ये कोई बाह्य कारक काम करेगा। इनके लिए कोई बाह्य कारक काम नहीं करेगा, ये खुद अपने आप से काम करते रहते हैं, वो स्पॉन्टेनियस। ये अपन अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम अब आगे जाके सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी, नॉन स्पॉन्टेनिटी ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये काम भी अपन देखेंगे आगे जाके। ये हो गया। और इसके बारे में ये भी है, क्या? ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है? इरिवर्सिबल। मतलब नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप चलते जाएंगे, चलते बहुत धीरे धीरे हैं। आपको इनमें रिवर्सिबिलिटी दिखेगी हर जगह, क्योंकि बड़े आराम से चलते हैं, पर होता इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है।
ये रिवर्सिबल में कर सकते हैं, अपन मैन मेड है तो अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब और इरिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ, एक दिशा में ही हुआ ना, इसका मतलब ये रहा, ये हो गया। तो यहाँ से अपन ने एक पॉइंट और पढ़ा है, जो सेकंड चैप्टर है। अभी सेकंड लॉ पढ़ रहे थे, सेकंड लॉ में एंट्रोपी आया है, एक तो क्या आया है, अभी वर्ड क्या आया है, एंट्रोपी, ठीक है। अभी वर्ड क्या आया है, एंट्रोपी, एक वर्ड आया है एंट्रोपी। दूसरा वर्ड कौन सा आया है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्वतः या अस्वतः। अब इस सेकंड लॉ के बारे में क्या बोला जाएगा वो भी देखना पड़ेगा अपने को, ये सेकंड लॉ क्या बोलेगा। ये सेकंड लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि जितने भी प्राकृतिक कार्य होते हैं, ये जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, जो भी हैं, जो है ना, बिना कुछ ऊर्जा खर्च किए या बिना कुछ वो खर्च किए प्रारंभ होते हैं, बिना किसी ऊर्जा के प्रारंभ हो जाते हैं और उत्क्रमणीयता की ओर चलते रहते हैं, कहाँ, रिवर्सिबिलिटी की ओर चलते रहते हैं, और तब तक चलते रहेंगे जब तक इनको रिवर्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं उनको किसी बाह्य कारक की ज़रूरत नहीं होते हैं, और वो प्रोसेस तब तक चलते रहेंगे जब तक वो रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता को प्राप्त ना कर ले, ठीक है। किसको प्राप्त ना कर ले, अब है तो कौन से, सेकंड लॉ में कैसे, स्वतः, जहाँ तक चलते जाएंगे बिना किसी बाह्य कारक के, और कहाँ जाके अपने आप को कहाँ लाते हैं, अपने आप को उत्क्रमणीय रिवर्सिबल प्रोसेस बनाना चाहते हैं, ठीक है। क्या बनाना चाहते हैं, उत्क्रमणीय बनाना चाहते हैं। ये तो एक इसके बारे में एक लाइन थी, ऐसे ही कुछ और भी था, जैसे में केल्विन भी आए थे, क्लॉसियस भी आए थे, केल्विन भी आया था, क्लॉसियस भी बोले थे कुछ। केल्विन क्या बोले थे कि कोई ऐसा हीट रिजर्वर ऊष्मा कुंड, केल्विन ने क्या बोला, कोई ऊष्मा कुंड होगा, वो ऊष्मा कुंड क्या है, कोई ऊष्मा कुंड होगा, वो क्या करेगा, ऊष्मा कुंड बोले तो जहां से ऊष्मा ली जा सकती है, कोई भी प्रोसेस, अब सिस्टम का कोई भी प्रोसेस बिना बाह्य कारक मतलब पारिपार्श्विक से किसी भी प्रकार की कोई कार्य नहीं लेते हुए अपना काम करेगा, ठीक है, ऊष्मा कुंड में। जिसमें से अगर सही डेफिनेशन जैसे मैं पढ़ूँ तो इसका ऐसा है, एक अकेले कुंड में चक्रीय प्रक्रम के लिए ये संभव नहीं है कि वह पारिपार्श्विक के लिए कोई धनात्मक कार्य कर सके। अब ये आपको लाइन समझ नहीं आएगी काफ़ी देर तक कि भाई ये क्या बोला गया है, कि जो अपनी बुक की लैंग्वेज है वो क्या है, एक अकेले ऊष्मा कुंड के चक्रीय प्रक्रम, याद रखना कौन सा प्रक्रम बोला है, किसके लिए बोला है, हीट रिजर्व के लिए कौन सा चक्रीय प्रक्रम बोला है। ये संभव नहीं है कि वह पारिपार्श्विक
पार्श्विक में कोई धनात्मक कार्य कर सके। क्या बोला है? हालांकि ये सिर्फ लिखने के लिए है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेन तो यही था, रैंडमनेस आ जाती है जिसकी वजह से वो कार्य करते रहते हैं, वो कार्य कहाँ खर्च हो जाता है, यही बात बतानी थी। सेकेंड लो यही बात बताया कि भाई जो आपकी एनर्जी वर्क में कंप्लीट चेंज नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हुई, कुछ बाह्य कारकों की वजह से कंप्लीटली वर्क में चेंज नहीं हुआ, यही था। सेकेंड लो तो यही था। पर उसके लिए जैसे केल्विन ने क्या बोला कि एक अकेले ऊष्माकुंड के लिए चक्रीय प्रक्रम में ये संभव नहीं है कि पारिपार्श्विक में कोई धनात्मक कार्य कर सके। मतलब कोई भी अकेला प्रोसेस जो किस में चले, साइक्लिक प्रोसेस, मतलब DE 0 रह जाए, जिसकी DE 0 मतलब उस ऊष्माकुंड से कितनी भी आप एनर्जी लो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ना है, DE 0 मतलब उसके चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वे पारिपार्श्विक में कोई धनात्मक कार्य कर सके। मतलब ये जो भी वो हीट रिजर्वर था, इसमें से आप कितनी भी हीट ले लो, अब ये जो भी बार है इसके लिए कोई धनात्मक कार्य नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो खर्च हो जाएगा फिर से, क्योंकि यहाँ से हमें एनर्जी लेंगे, इस ऊष्माकुंड से लेंगे, तो इस लेने में भी हमारे को कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। इसका मतलब खर्च तो हो रही है ना, इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए खर्च हुई ना कहीं। तो क्या जो हीट या जो भी ऊर्जा अपन ने ली वो कंप्लीट वर्क में चेंज हो गई? क्या नहीं हुई। मतलब कोई धनात्मक कार्य कर सके, ये सब जरूरी नहीं है कि पारिपार्श्विक पे कोई धनात्मक कार्य कर सके, नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ तो खर्च होगा। तो इन भैया का भी वही मोटिव था और कुछ नहीं था। केल्विन जी भी यही बोलना चाह रहे थे कि सर आपकी जब ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित नहीं होगी, कंप्लीट वर्क में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। ठीक है, वैसे ही फिर कौन आ गए थे? क्लॉसियस आ गए थे। इन्होंने भी यही बात बोली कि आप कोई भी साइक्लिक प्रोसेस ले लो, साइक्लिक प्रोसेस DE 0 ले लो, उसके लिए ये पॉसिबल है ही नहीं, उसके लिए पॉसिबल है ही नहीं कि बिना ऊर्जा नष्ट किए वह संपूर्ण ऊर्जा का कार्य में परिवर्तन कर लेवे, कार्य में परिवर्तन कर लेवे। फिर से वही बात आ गई ना, क्या बात आ गई फिर से? भाई ये घुमा फिरा के अपनी हार्ड सी लैंग्वेज में यही बात बोलना चाहते हैं। बस इनसे जो एक चीज़ अच्छी मिली वो ये मिली कि यहाँ पर प्रोसेस कैसा है, DE मतलब साइक्लिक प्रोसेस पे ही बातें होंगी। मतलब हमें सेकंड लॉ में एक चीज़ और क्या सीखने को मिली, साइक्लिक प्रोसेस पर ही हमको बात करनी है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब ये प्रोसेस ले लिया, इसका मतलब ये है कि आपके पास एनर्जी की कोई कमी नहीं है एनर्जी की कोई कमी नहीं है, उस एनर्जी से कितना भी आप लो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये आगे इस बात को काम में लेंगे कार्नोट, इसको कौन काम में लेंगे? कार्नोट इसी को काम में लेंगे अपने इंजन के लिए, इसी एनर्जी वाले रिसीवर या ऊष्माकुंड को काम में लेंगे। उसमें से फिर वो फिर से कार्य बोलेंगे, उसमें वो कुछ और बात बोलेंगे। पर क्लॉसियस ने तो ये बोल दिया कि भैया आप कुछ भी कर लो, बिना ऊर्जा नष्ट किए संपूर्ण ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? संपूर्ण को परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे कई स्टेटमेंट रहे होंगे, ये अपने हो गया। पर ये सब वही बात बोल रहे हैं जो अपन ने पहले एक बोल दी। क्या बोल दी? सेकेंड लॉ में क्या है? बिना ऊष्मा नष्ट किए ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ से एक चीज़ आएगी कि ds बराबर dq/t। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा। फर्स्ट लॉ में हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था, dE बराबर dq प्लस w बोल सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये वाला, यहाँ से मैं TdS बराबर dq और यहाँ से मैं dE बराबर
TdS माइनस PdV, यही तो था हमारा। ये देख लो, ये आ गई ना चेंज इन एंट्रोपी, एनर्जी के अंदर एंट्रोपी की टर्म आ गई ना। उस टाइम मैंने ये नहीं बताया, पर अभी मैंने ये बता दिया कि ये रहा, ये याद रहेगा, ये ठीक है। अभी हम इसके आगे, अब इसका भी हम कई फंक्शन पढ़ेंगे कि ये टी पी के फंक्शन होते हैं, किसके फंक्शन होते हैं, उस टाइम पे हम इसका सारा काम भी निकाल लेंगे। पर अभी हमने ये सेकंड लॉ के बारे में ये पढ़ लिया है, अभी यहाँ के लिए बहुत है कि भाई ये याद रखना है। इसमें मेन चीज़ क्या अराइज हुई थी, एंट्रोपी अराइज हुई थी। अब इस सेकंड लॉ में इसके बाद पढ़ना क्या था, कार्नोट इंजन। क्या पढ़ना है, कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन ये भी भाई वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बोला भाई, क्लासियस केल्विन, इन्होंने तो बहुत कुछ बोल दिया, इन्होंने बातें एंट्रोपी के हिसाब से ही बोली। इन्होंने कहा कि भाई मैंने एक इंजन बनाया है। क्या बनाया, मैंने एक इंजन बनाया है जिसकी एफिशिएंसी जो होगी वो 100% है। 100% मतलब आप उसको जितनी, मतलब 100 क्यू आपने इसको दी है तो वो आपको 100 वर्क, अगर ये 100 किलो जूल एनर्जी दी है तो वो आपको 100 किलो जूल ही वर्क दे देगा। क्या बोला इन्होंने कि भैया जो मैंने इंजन बनाया है, जो मैंने एक इंजन बनाया है वो ऐसा है कि जितनी आप उसको हीट दो उतनी वो आपको वापस वर्क दे देता है। तो कहा भाई क्या ऐसा हो सकता है क्या? अगर अपन सोचें ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने अपना जो इंजन बनाया वो आइडियली तो बनाया, सिर्फ आइडियली बनाया। जब उस पर वर्किंग होगी तो नहीं हो सकता है। आप मानो हो ही नहीं सकता ना कुछ। तो मान लो ये इंजन है, इस इंजन का ये पिस्टन है, ये पिस्टन इस इंजन को दौड़ाने के लिए काम करेगा, तो इस पिस्टन पे इस दीवारों का कुछ तो फर्क पड़ेगा। ये दीवारें कुछ तो इस पर घर्षण महसूस कराएगी, कुछ तो बल ऐसा होगा जो इसके, अगर ये इधर जाना चाहेगा तो ये इधर अपोज करेंगे। तो इसके लिए जो एनर्जी यहाँ से दी गई थी, इसको यहाँ दी गई थी, क्या जितना इनपुट दिया गया था उतना आउटपुट मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा। पर इन्होंने बोला मिलेगा। मिलेगा तो फिर इन्होंने कहा कि भैया ठीक है मिलेगा, तो आप एक बार बताओ तो सही कैसे मिलेगा, क्या है, आप क्या सोच रहे हो, क्या अजम्पशन है आपकी। तो इन्होंने भाई अपनी अजम्पशंस बताना शुरू करी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन किस पे है, सेकंड लॉ पे बेस्ड है। कौन? कार्नोट इंजन। किस पे बेस्ड है? कार्नो इंजन किस पे बेस्ड है? सेकंड लॉ पर बेस्ड है। इन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले तो मेरे आप, ये कैसा प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा, ठीक है, और साइक्लिक रहेगा, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी नीटा 100% रहेगी, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने, ये बातें इन्होंने बोल दी, ठीक है, कि मैं जो भी इंजन ले रहा हूँ वो साइक्लिक प्रोसेस पे काम, साइक्लिक प्रोसेस उसका होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस भी रहेगा, सेकंड लॉ पे बेस्ड रहेगा, और उसकी एफिशिएंसी आपको 100% मिलेगी। नीटा मतलब एफिशिएंसी का मतलब नीटा बराबर आउटपुट अपॉन जो इनपुट होगा वो आपको 100% मिलेगा। आउटपुट क्या होगा? वर्क होगा। इनपुट क्या होगा? हीट होगी। तो W/Q हो जाएगा ना, W/Q तो होगा एक तरह से। इनपुट क्या होगी? हीट ही तो होगी, क्योंकि हम कैसा प्रोसेस ले रहे हैं, साइक्लिक। डी मतलब कितनी भी एनर्जी निकाल लो, जो वर्क है वो है। अब मैं यहाँ माइनस लगा रहा हूँ, एक बात देखना, थोड़ा याद रखना, ये यही बता देता हूँ एफिशिएंसी का कि ये माइनस क्यों लगाया। ये माइनस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि कार्नोट इंजन खुद काम कर रहा है। हमने हमारी थर्मो पढ़ी, काम जब सिस्टम खुद कर रहा होता है तो उसका वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा ना। ये नेगेटिव इसलिए लगा रखा है। इनपुट क्या है? हम उसको क्या दे पा रहे हैं? हम तो उसको हीट ही दे रहे हैं। अब वो हीट से ही क्या कर रहा है? हमारे को क्या दे रहा है? वर्क दे रहा है। वो कैसी आनी चाहिए? 100% आनी चाहिए बस। अब इसको हम आगे देखेंगे कि क्या भाई इनका क्या सीन है।
तो अब इसको अपन थोड़ा सा देखें कि भाई इन्होंने ये 3 बातें बोली, ठीक है, ये 3 बातें इन्होंने बोली, ठीक है। अब इसका मतलब, इसका मान ऐसा था कि इन्होंने बोला ये भैया मेरा एक इंजन होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये एक चीज़ होगी, और यहाँ मैं लिखूँगा सिंक, यहाँ मैं लिखूँगा सोर्स, यहाँ मैं लिखूँगा वर्क, ठीक है। जो केल्विन भैया ने ऊष्मा कुंड बोला, ये वो ऊष्मा कुंड है, ठीक है। कौन है ये? वो ऊष्मा कुंड है। ऐसे बोल दूँ, क्यों बोल देता हूँ अभी के लिए, ताकि तुम्हें ऊष्मा कुंड का मतलब पता रहेगा, क्यों बोल देता हूँ। ऊष्मा कुंड है, इसमें भर के ऊष्मा पड़ी है, धाप के, मतलब फुल ऑफ ऊष्मा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये सोर्स क्या होगा, इसमें सोर्स सिंक इनको समझना पड़ेगा। सोर्स ऐसी चीज़ जहाँ से आप उस चीज़ को लोगे, यहाँ से आप ऊष्मा को लोगे, अपने पिस्टन पे काम करवाओगे, ठीक है, वो पिस्टन उससे काम करके देगा। अब ये रहा सोर्स का, तो सोर्स क्या हो गया, जिससे आप कितनी भी ऊष्मा निकाल लो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मतलब इसका डी क्यू क्या रहेगा, एक तरह से 0। डी क्यू ये एनर्जी का ही तो फॉर्म है, तो डी ई बराबर भी 0। ये लो, ये हो गया सोर्स। अब ये सिंक क्या चीज़ है, सिंक है, यहाँ से जो अपने इसको दिया, यहाँ ये जो भी पिस्टन ये काम कर रहा है, तो ये काम करेगा, कुछ तो इसमें चल जाएगा। और अगर जैसे एनर्जी जो इसको अपन ने क्यू एस दे दी, जितनी दी उसने वर्क कर लिया, उसको जितना वर्क करना था कर लिया, पर ये तो सोर्स से जुड़ा हुआ है ना, सोर्स से जुड़ा हुआ मतलब भरपेट, जिसके पास खूब सारा पड़ा है, तो इसको इस पिस्टन की जितनी हिम्मत थी उतना उसने काम कर लिया। बाकी जो इसका था फिर वो सीधे कहाँ जा रही है, सिंक में जा रही है। मतलब अब जो ऊष्मा इस पिस्टन को ज़रूरत नहीं है, इस पिस्टन को या इसको ज़रूरत नहीं है कि अब मेरे को ऊष्मा नहीं चाहिए, जो मेरे को ऊष्मा चाहिए थी जितनी थी मैंने उतना काम कर लिया, पर बाकी सिंक में चली जाएगी, ठीक है। तो सिंक में चली जाएगी, जो बच गई वो वापस सीधा यहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ से वापस इसी में जाएगा असल में। पर क्या है कि जितना उस पिस्टन को वर्क करना था या जितना उसको हीट चाहिए थी उसने ले ली, उसने वर्क कर दिया, बाकी जो थी वो सीधे वापस सिंक में चली जाती है, सिंक में गिर जाती है, और वो वापस सोर्स से जुड़ जाता है, मतलब यहाँ जो आई उसको वापस यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। इसमें से आप कुछ भी लोगे, इसमें कुछ फ़र्क पड़ना है क्या, नहीं पड़ना है, क्योंकि सोर्स है, सोर्स से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, सिंक से वापस इसमें चल जाएगा। तो इसने अपने पिस्टन को इसी तरीके से समझाया था कि भाई ऐसा कुछ है। इसके लिए इन्होंने, अब देखो मैं वापस एक बार ये बना देता हूँ कि ये रहा, ये पिस्टन मान लेता हूँ, इस पिस्टन को मैं किससे जोड़ देता हूँ, सोर्स, स्रोत से जोड़ देता हूँ, जिसमें क्यू एच ऊष्मा हाई टेम्परेचर पे पड़ी रहेगी, फुल ऑफ है। फिर इसमें से ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये तो बताएगा वर्क को, किसको बताएगा, वर्क को, इसी ऊष्मा से आएगा। और जो इसमें ऊष्मा यूज नहीं आएगी वो किस में चली जाएगी, सिंक में, ठीक है। यही हुआ, ये देखो ये काम हो गया यहाँ पर। अब कार्नोट ने ये बात बोली, इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि मैंने जो इंजन लिया है वो 4 स्ट्रोक इंजन है या 4 ऑपरेशनल इंजन है, मतलब इसमें 4 ऑपरेशन होंगे, उन चारों के स्टेप बाय स्टेप से आपको वर्क टोटल मिलेगा, उन सब में वर्क होगा पर उनके अकॉर्डिंग। तो इन्होंने पहला बोला था आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोला था, क्या बोला था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोला था। तो मतलब पहले सबसे पहले क्या होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, ठीक है। कैसा होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि अब आपके रिवर्सिबल आइसोथर्मल
कंप्रेशन होगा, क्या होगा, कंप्रेशन होगा। फिर आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अभी कि ये जो मेरा इंजन है इसमें 4 टाइप से काम होगा। वो 4 टाइप ऐसे होगा कि सबसे पहले उत्क्रमणीय समतापीय प्रसार होगा। उत्क्रमणीय समतापीय प्रसार होगा। उत्क्रमणीय से मतलब वापस जितना लेना ले लिया, बाकी चला जाएगा, चल के वापस इसी से तो जुड़ा हुआ है, ये इनडायरेक्टली इसी से तो जुड़ा हुआ है। यहाँ से आई, यहाँ गई, वापस यहाँ आई और यहाँ से यहाँ चली गई। साइक्लिक प्रोसेस भी हो गया है पूरा एक तरह से, तो DE0 भी बोला जा सकता है ना, साइक्लिक भी हो गया है और रिवर्सिबल भी हो गया है। इससे वापस भी जा रहा है ना, इससे हीट ही तो मिल रही है, तो रिवर्सिबल भी हो गया। अगला क्या बोला इसने कि जो भी प्रसार होगा उस टाइम, प्रसार का मतलब यहाँ पर आप अपने वर्क से समझ लें, ये आया उसने वर्क किया, तो उसी को आप एक्सपेंशन में समझ लें। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा, T कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर इसका टेम्परेचर हाई पर है तो इस टाइम पे इसका भी टेम्परेचर हाई पे ही रहेगा। ठीक है, अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा ना, एडियाबेटिक एक्सपेंशन DQ 0 होना चाहिए, तो DQ तो वैसे ही 0 है, जब DE 0 तो DQ 0 कर ही सकते हैं। ठीक है, अब एडियाबेटिक में Q 0 होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है, अब यहाँ पर टेम्परेचर गिरना चाहिए। अभी याद रखते चलो कि यहाँ टेम्परेचर गिरेगा। जब इसको अपन 1 by 1 स्टेप करते जाएंगे तब इस चीज़ के बारे में अपन बोलते जाएंगे कि वो क्या हो रहा है उस प्रोसेस पे। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एडियाबेटिक कंप्रेशन, फिर से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये चित्र, ये जो 4 चीज़ें लिखी यहाँ बताऊँ, ये ऐसे हुआ, टेम्परेचर हाई था, गया वर्क किया, तो हाई टेम्परेचर पे वर्क हो गया, जितना था कर लिया, बाकी यहाँ गया नीचे, यहाँ से वापस इसमें चला गया, ओवरऑल जो टेम्परेचर था वही तो था। पर अब यहाँ पे क्या हुआ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में यहाँ से अब टेम्परेचर गिरा हुआ रहा। अब अगर इससे उसने वापस काम लिया तो कुछ जो तो यहाँ आ चुका है, बाकी बचा हुआ यहाँ है, उससे काम होगा वापस एक्सपेंशन, तो टेम्परेचर गिरेगा। फिर कंप्रेशन, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन, फिर टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस में चलता जाएगा ऐसे। ओके, अब इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि अब इनमें हमें वर्क क्या क्या मिलेगा, सब में अलग अलग कैसे तो मिलेगा, क्या काम होगा, PVT जो भी हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनमें क्या डिफरेंस आएगा, कैसे काम करेगा, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।